हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के सेट नंबर 4 को करा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8वां पूरा करा देंगे और क्वेश्चन नंबर 9वां भी करा देंगे। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 8 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 7 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें आगे पूछा गया है कि उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो अब आपको इनके बारे में बताना है। उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो उच्चई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी NS बड़ा होता है NP से। P क्या होता है? प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और S होता है यहाँ क्या? सेकेंडरी, है ना, द्वितीय कुंडली। और NP होता है इसमें प्राथमिक कुंडली। तो इसमें बता रखा है कि जो ये वाली कुंडली है ये इससे क्या होती है? ज़्यादा होती है। आप यहाँ खुद देखो कि इधर जो फेरों की संख्या है कम है और इधर फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो जो उच्चई ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हमारी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, ठीक है। और उच्चई ट्रांसफार्मर मतलब क्या काम करता है? तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देगा। अगर आपकी जो वोल्टेज है वो कम आ रही है तो ये उसे किस में चेंज कर देगा? तो ये उसे हाई वोल्टेज में चेंज कर देगा। तो ये होता है हमारा उच्चई ट्रांसफार्मर। तो उच्चई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी लो वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो ये तो था उच्चई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम देखेंगे अपचयी ट्रांसफार्मर। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और जबकि इसकी जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। और जबकि हमारा उच्चई ट्रांसफार्मर का क्या काम था कि ये लो को हाई में चेंज करता है, और जबकि अपचयी क्या काम करता है? तो ये हाई वोल्टेज को किस में चेंज कर देगा? लो वोल्टेज में कर देगा। अगर जो वोल्टेज आ रही है हाई आ रही है तो ये उसे किस में कर देगा? कम में कर देगा, ठीक है। तो ऐसा होगा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि इधर हाई हो गया ना, क्योंकि इधर इतनी सारी वो कुंडलियाँ हैं तो ये इसे इसमें चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसमें कौन से फेरों की संख्या अधिक होती है? तो इसमें जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसके फेरों की संख्या तो अधिक होती है। किससे? इसकी द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से, ठीक है। तो यहाँ NP बड़ा होता है NS से। क्या होता है? NP बड़ा होता है NS से। तो इसके बारे में लिखोगे कि अपचयी ट्रांसफार्मर। तो अपचयी ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी ये हाई वोल्टेज को किस में बदलता है? लो वोल्टेज में बदल देता है। अब हम देखेंगे इससे होने वाली दो हानियाँ पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली हानि है कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में विद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। तो ये कैसे होती है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में बिजली जाती है तो उनके तारों के अपने प्रतिरोध के कारण कुछ बिजली गर्मी में बदल जाती है।
और जी क्या हो जाती है, और वो फिर बर्बाद हो जाती है, जिसे तांबे की हानि कहते हैं। मतलब कैसे होगा? मतलब ऐसे होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडलियों से बिजली जाती है, तो तारों के अपने प्रतिरोध के कारण, मतलब जो भी तार होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो उस प्रतिरोध के कारण की जो बिजली जा रही है, तो उसमें कुछ बिजली गर्मी में बदल जाती है, और जब वो गर्मी में बदल जाती है तो वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसे ही कहते हैं कि इसमें किसकी हानि हुई है? तो इसमें तांबे की हानि होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ है ये कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में विद्युत ऊर्जा यानी बिजली की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। ठीक है, अब इसकी दूसरी हानि है कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। मतलब कैसे होती है? अब ऐसे समझो कि जैसे हमने लिया क्या? पाइप। तो पाइप है क्या? प्राथमिक कुंडली। पाइप क्या है? तो पाइप है प्राथमिक कुंडली। और दूसरा क्या लिया? और दूसरी ली हमने इसमें क्या? बाल्टी। और है बाल्टी क्या है? तो बाल्टी है इसमें द्वितीय कुंडली। ठीक है, बाल्टी है इसमें द्वितीय कुंडली। तो अब हम क्या काम करेंगे? और जो पानी है तो और है वो है चुंबकीय फ्लक्स। पानी है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो अब पाइप का पानी हमें बाल्टी में भरना है। जैसे ये है पाइप, ठीक है, इसका पानी हमें किस में भरना है? तो इसका पानी हमें इस बाल्टी में भरना है। ये है बाल्टी। तो अगर इस पाइप का पानी हमें इस बाल्टी में भरना है, अगर पाइप में कहीं थोड़ा सा छेद हो जाए, अगर पाइप में कहीं थोड़ा सा छेद हो जाए, तो सारा पानी बाल्टी में जाने की बजाय कुछ पानी बाहर ही रह जाता है। मतलब वो इधर चला जाएगा, इधर ऐसे करके। मतलब जब हम किसी पाइप से पानी किसी बाल्टी में भेजते हैं, और अगर इस पाइप में कहीं छोटा सा छेद भी हो जाए, तो जो पानी हमारा बाल्टी में जा रहा था तो इस बाल्टी में तो जाएगा, पर उससे पहले ये और जी कहीं फैल जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसमें से क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। तो बस इसका मतलब यही है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इसमें पूरी तरीके से नहीं जा पाता, है ना, क्योंकि हमने बताया कि पानी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। हाँ, तो ये इसमें बाल्टी में यानी कि द्वितीय कुंडली में जाएगा ही नहीं ठीक से, तो इसीलिए ये किस में रह जाएगा? तो इसीलिए ये इस प्राथमिक कुंडली में ही रह जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि, तो आप इसके दूसरे पॉइंट में लिखोगे कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता, इसे ही फ्लक्स की हानि कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे इसमें आगे क्या दिया गया? न्यूमेरिकल। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों का अनुपात है 10:1। यानी इसमें हमें क्या दिया है? सबसे पहले तो इसमें हमें दिया है क्या? NP, मतलब इसकी प्राथमिक कुंडली और इसकी जो द्वितीय कुंडली है उनका अनुपात दे रखा है 10:1। अब आगे क्या दिया है कि जो इसकी प्राथमिक कुंडली है उसमें 220 वोल्ट की आपूर्ति है। यानी फिर हमें इसमें VP का मान दे रखा है ना, क्योंकि ये P क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हमारी प्राथमिक कुंडली, तो कितना है? 220 वोल्ट है। और आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में? इसमें दिया गया द्वितीयक 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यानी RS कितना है? 220 ओम दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है इसमें? प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान, यानी IP का मान इसमें आपसे पूछा गया है। तो IP का मान हम कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहला काम करोगे इसमें कि NP/NS दे रखा है, तो आपको पता है कि NP/NS बराबर होता है VP/VS के। तो ये होता है इसका सूत्र कि NP/NS बराबर होता है VP/VS के। तो NP/NS कितना दे रखा है? 10:1। और VP कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और इसमें VS हमें निकालना है, तो हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे ये कट गया, तो हमारा इसमें आ गया VS का मान कितना? 22। तो VS का मान आया है 22 वोल्ट। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें दूसरा सूत्र, किसका? VS वाला सूत्र।
चलो करते हैं। तो हमें पता है वी एस बराबर होता है आई एस गुना आर के, है ना, आई एस गुना आर एस के। तो अब हमारा वी एस तो निकल चुका है, तो अब हमें इसमें आई एस निकालना है, जब भी हम इसका क्या निकाल पाएंगे, आई पी का मान निकाल पाएंगे। तो इसमें हमें आई पी का मान निकालना है, इसलिए उससे पहले हमें आई एस का मान निकालना होगा। तो आई एस के साथ जो गुना में है तो वो इसके साथ कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो आई एस बराबर होगा वी एस बटे आर एस के। और हमारा वी एस का मान कितना है जो आया है 22 वोल्ट, और आर एस का मान कितना है बच्चों, आर एस का दे रखा है ऊपर कितना 220 ओम, ठीक है 220 ओम दे रखा है। तो इससे ये कट गया, 1/10 आ गया, है ना। तो इसमें हमारा आई एस का मान कितना आया, तो ये आया 0.1 एम्पियर, ठीक है, आई एस का आ गया। अब हमें चाहिए आई पी का मान। तो आई पी का मान के लिए कौन सा सूत्र होगा, तो इसके लिए होगा वी पी गुना आई पी, वी पी गुना आई पी बराबर वी एस गुना आई एस के, ठीक है। तो इसमें हमें आई पी का मान निकालना है, तो आई पी तो ऐसे ही रहा, तो जो आई पी के साथ गुना में है तो वो इनके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी एस गुना आई एस और बटे में वी पी हो गया, है ना। तो आई पी होगा बराबर वी एस का मान कितना आया आपका, तो इसमें हमारा वी एस का मान आया है 22 वोल्ट और गुना आई एस का मान है 0.1 एम्पियर और बटे में, और वी पी का मान कितना आया है हमारा, वी पी का मान दे रखा है इधर 220 वोल्ट। अब ये दशमलव हटी और यहाँ आ गया शून्य, तो ये 22 एकम 22 और ये 00। तो अगर 1/100 को भाग करेंगे तो आई पी का मान कितना आएगा, तो आई पी का मान आएगा 0.01 एम्पियर। तो इसमें हमसे आई पी का मान ही पूछा था, तो ये हो गया आपके इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैद्युत संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत संधारित्र होता क्या है। तो बच्चों, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जैसे हमने एक क्या ली, बाल्टी ली, ठीक है, जैसे हमने एक बाल्टी ली और इस बाल्टी को हमने पानी से पूरा भर दिया, ठीक है, और जो फालतू पानी है तो वो बाल्टी से ऐसे करके बाहर निकलने लगा, है ना। पर हमने मतलब कि इसे बाल्टी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब जितनी ये हो गई फुल अच्छा है, पर हमने इसके बाल्टी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया कि मतलब हमने ये जो है बाल्टी की यूँ एक्स्ट्रा कर दे, बढ़ा दे, क्योंकि हम ऐसे बढ़ा ही नहीं सकते। तो हमने इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, जो एक्स्ट्रा पानी था तो वो खुद ब खुद नीचे गिरने लगा, ठीक है। और हमने इसमें बाल्टी में पानी को क्या कर लिया, जमा कर लिया, है ना। ये तो है पानी, मतलब ये तो आ रहा है यहाँ पानी, और ये क्या है, बाल्टी। ऐसे ही बच्चों कोई जैसे चालक है, ये क्या है, कोई चालक है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, किसी चालक में हम आवेश दे रहे हैं। तो इस चालक में हम उतना ही आवेश देंगे जितना इसमें आएगा, और अगर एक्स्ट्रा आवेश देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे कि ये समझो कि ये चालक क्या है, बाल्टी है, आवेश क्या है, पानी है, तो इसमें हमने क्या जमा किया, पानी को जमा कर लिया। तो ऐसे ही इस चालक में हमने आवेश को क्या कर लिया, जमा कर लिया, और जो एक्स्ट्रा आवेश था तो वो इधर चला गया बाहर, है ना। पर हमने इस चालक में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, मतलब इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं वैद्युत संधारित्र। मतलब संधारित्र का एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। संचित की जाती है मतलब इकट्ठी की जाती है या फिर जमा की जाती है ना। हमने इसमें आवेश क्या कर लिया, संचित कर लिया, मतलब जितनी इसे पर्याप्त थी आवेश की मात्रा, सारा आवेश इसको दे दिया उतना, और उस आवेश को इसमें इकट्ठा कर लिया या फिर उसको जमा कर लिया, यानी उसे संचित कर लिया, और वो भी इस चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना। तो ये है इसकी परिभाषा, ठीक है। अब आगे जो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है सेट नंबर 2 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है।
आप उसमें जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, मैंने उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण ये दे रखा है, और तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इसमें पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी समझा रखी हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं कि जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। मतलब कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसमें हमारी 2 तरंगे होती हैं, मतलब 2 क्षेत्र में तरंगे होती है। एक तो होती है किसमें, विद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र होता है ई इसमें, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो ये परिवर्ती लिखा है, परिवर्ती का मतलब होता है बदलना। अब कैसे बदल रहे हैं ये, अब देखो आप, पहले तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र था तो वो था ऊपर, अब फिर ये बदल कर आया कहाँ, नीचे। ऐसे ही जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था पहले था नीचे, फिर आ गया ऊपर। आ गई बात समझ में? तो इसे कहते हैं क्या, परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब बदलना, ठीक है। तो ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती यानी बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र तथा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। और इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत होते हैं। देखो ई और बी परस्पर कैसे है, 90 डिग्री का कोण कर रहे हैं ना, आपस में बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे के, ये दोनों कैसे होते हैं, तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जो ये दिशा जारी है संचरण की, इसके भी कैसे है, लंबवत हैं ये दोनों। अब बच्चों, ये संचरण की दिशा का मतलब होता है कि जो तरंगे हैं वो जिस दिशा में आगे बढ़ती हैं, तरंगे जिस दिशा में आगे बढ़ती हैं उसे कहते हैं संचरण की दिशा। तो ये दिशा, ये तरंगे इसी दिशा में आगे आ रही है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम इसमें क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे कि इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और इसका सेकंड पॉइंट है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और तीसरा है इसमें, इन तरंगों के संचरण के लिए, मतलब इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा पॉइंट है, ये तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। त्वरित मतलब तेज चलने वाले आवेश के कारण उत्पन्न होती है। कि ये जो तरंगे होती हैं तो ये त्वरित आवेश यानी तेज चलने वाले आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। और इसका 5वां पॉइंट है, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो ये वाला तो है पॉइंट इसमें ये रहा, ठीक है ना। अब इसमें आगे न्यूमेरिकल पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण लिखिए। और ये समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसकी तुलना किससे करनी होती है, तो ये आ जाएगी बी बराबर होती है बी नॉट इंटू है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। और ये टी क्या है यहाँ, तो टी होता है बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, टेस्ला। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ ये समीकरण पता होनी चाहिए, तो आप इसकी तुलना इससे आसानी से कर लोगे। तो अब देखो, जो ये बी नॉट है ये किसके बराबर है, तो इसमें बी नॉट हमारा 8 गुना 10 की घात माइनस 6 के बराबर है। और इधर देखा जाए ओमेगा टी है, तो टी तो ऐसी है, तो इसमें ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है 2 गुना 10 की घात 11। और x तो x ही है। और k का मान क्या है, तो इसमें k का मान दे रखा है इसमें हमें 300 गुना पाई के, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें हमें दे रखी है। और हमसे क्या पूछी गई है, इसमें हमसे पहला पूछा गया है इसका क्या, तरंग दैर्घ्य।
है ना। तो पहले इसमें हम किसका मान निकालेंगे, इसके लैम्डा का मान। तो हमारा सूत्र होता है के बराबर 2 पाई/लैम्डा। क्या सूत्र होता है, तो हमारा सूत्र होता है के बराबर 2 पाई/लैम्डा के। तो इसमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का। तो फिर लैम्डा की जगह के और के की जगह लैम्डा कर देंगे। तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 2 पाई/लैम्डा, मतलब लैम्डा की जगह आ जाएगा के। आ गया ना। तो लैम्डा बराबर, इसमें जो 2 पाई है ऐसे रहा, के का मान कितना है, तो इसमें के का मान है 300 पाई। पाई से पाई कट गया और ये कितना कटा, 150। तो इसमें हमारा लैम्डा का मान आया 1/150 मीटर। और जब इसे इससे भाग किया तो इसका आया 0.0067 मीटर आंसर। तो एक तो आ चुका है इसमें, ठीक है, लैम्डा का मान। अब इसमें आपसे आगे वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण पूछा गया और यहाँ किसका दे रखा था, यहाँ दे रखा था चुंबकीय क्षेत्र का। हमें अब निकालना है किसका, वैद्युत क्षेत्र का। तो जहाँ भी बी है और जी बी नोट है तो उसकी जगह ई और ई नोट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है कि बी नोट बराबर ई नोट बटे सी के। और यहाँ सी क्या है, तो यहाँ सी होती है बच्चों हमारी प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ और ये सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं, तो ये सूत्र हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हमें इसमें विद्युत क्षेत्र का समीकरण निकालना है। तो अब हम इसमें बी की जगह ई को तो लिख देंगे, पर इस बी नोट की जगह हमें क्या चाहिए, ई नोट चाहिए। तो इसीलिए ये सूत्र कराए। तो ई नोट निकालने के लिए इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा बी नोट × सी है। तो ई नोट बराबर है, बी नोट का मान कितना था, 8 × 10⁻⁻6। कहाँ है, ये रहा बी नोट का मान 8 × 10⁻⁻6 और जो सी का मान है 3 × 10⁸ है। तो 8 दिया कितना होता है, 24 और गुना 8 में से अगर 6 जाएगा तो आएगा 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट बराबर 2400 न्यूटन प्रति कूलम। तो ई नोट का मान आ गया। अब सीधा इसकी क्या बना लो, समीकरण बना लो, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण, क्योंकि इसमें हमें इसका दोलन समीकरण ही पूछा है, वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण। तो इसका समीकरण क्या होगा, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के है ना। तो ई बराबर ई नॉट का मान कितना आया, 2400 और साइन ऐसी है और जी ये सारा तो यही आएगा क्योंकि ये तो ऐसा का ऐसी है ना, सिर्फ इसमें हमने ई नॉट चेंज करा है बी नॉट की जगह, और तो सब ऐसी है। तो ये जो समीकरण थी ये ऐसी की ऐसी उतर जाएगी इसमें, है ना। तो ये आएगी 2 × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गई इसकी समीकरण जो कि हमसे पूछी गई थी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो इसमें पूछा गया कि तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। क्या, तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। तो एक बात याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में जो तरंग का समीकरण दे रखा है उसमें ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मतलब ये दोनों अगर प्लस में हैं तो जो होगा एक्स की दिशा हमारी कैसी होगी, इसमें धनात्मक होगी, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा है माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब इनके बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो एक्स की दिशा क्या हो जाएगी, नहीं बच्चों यहाँ तो हो जाएगी ऋणात्मक क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और जबकि इसमें क्या है, माइनस है, तो कैसी हो जाएगी, तो ये होगी आपकी धनात्मक। और ये दोनों चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई हैं, इन्हें ऐसे करके नहीं आना। तो जो आपकी इक्वेशन मतलब इसमें समीकरण दे रखी है आप खुद देखो कैसी है, ओमेगा टी और के एक्स में क्या है, इसमें प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी, ठीक है। तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छे से समझ लीजिए क्यों होगी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि जो हमारा ये ऐसे करके जा रहा था तो ये एक्स अक्ष था, क्योंकि इसमें पूछा आपसे क्या, संचरण की दिशा, तो ये एक्स अक्ष की ऐसे ऋणात्मक दिशा में होगी, मतलब ये उल्टे हाथ की ओर जाएगी, क्योंकि जो हमारी समीकरण है उसमें बीच में प्लस है इनमें, ठीक है, बस इसीलिए होगी। अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिष्टकरण का अर्थ समझाइए और पीएन संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए।
तथा इसकी क्रियाविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए और निवेशी एवं निर्गत विभव आई धारा का ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो हमारा जो ये दिष्टकरण है ये क्या होता है, तो दिष्टकरण का काम होता है कि ये AC को DC में बदल देता है। AC अगर है तो ये उसे किस में बदल देगा, DC में। तो इसमें आप लिखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। और इसमें आगे पूछा गया, और ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 1 में करा रखा है। आगे का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जाकर देख लेना। और आगे इसमें पर उस क्वेश्चन में ये नहीं है कि निवेशी एवं निर्गत विभव, निवेशी एवं निर्गत विभव आई धारा का ग्राफीय निरूपण, आई धारा का ग्राफीय निरूपण नहीं है उसमें। तो ये कैसे होगा, तो ये बात हो रही है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। तो बच्चों याद रखना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहती है तरंगे, ठीक है, नीचे की ओर नहीं जाती। और नीचे की ओर किस में जाती हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी में ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो आपसे इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूछा गया था, तो फिर ये है इसका ग्राफीय निरूपण। और अगर आगे क्वेश्चन देखना है इसका, तो ये आप इस सेट नंबर 1 में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6। आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।